At present, we are going to teach the subject practice of medicine for the student of BHMS 4th. And today's chapter is cardiovascular diseases. आज का जो हमारा चैप्टर है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज पर फोकस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियोवास्कुलर डिजीज, or give the introduction of cardiovascular diseases. Okay? So, in most countries with a high standard of living, coronary and cerebral arterial disease and hypertension is responsible for more than 50% of the death, and of these at least half are due to ischemic heart disease. अधिकतर देशों में जहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, कोरोनरी एंड सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज एंड हाइपरटेंशन इज रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह है फॉर मोर देन 50% ऑफ द डेथ. करीब करीब 50% डेथ का कारण हाइपरटेंशन, सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज एंड कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज इसका मुख्य कारण है, जिसके वजह से 50% लोगों का डेथ होता है. ओके? ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, नॉट ओनली हैव coronary attacks become more common, but now it is not unusual for men in their 30s to be administered to a coronary care unit, particularly heavy cigarette smokers. इधर कुछ दिनों से पता ये चला कि जो हेवी सिगरेट स्मोकर हैं उन लोगों में इस्केमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी एंड सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीजेस अत्यधिक देखने को मिलता है, ड्यू टू cigarette smoking. In all countries and all ages, disease of the cardiovascular system are major cause of death and disability. करीब करीब पूरे देशों में ये जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है, कोरोनरी आर्टेरियल और कोरोनरी सेरेब्रल डिजीज है, उसमें मेजर कॉज जो डेथ का है वो ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग है, और जिसकी वजह से डिसेबिलिटी भी डेवलप करता है. डिसेबिलिटी का मीनिंग हुआ अपंगता, शरीर से अपंग हो जाना. अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि सिगरेट स्मोकिंग तो जाहिर तौर पर हम लोग समझ रहे हैं कि कार्डियक आर्टरीज और कार्डियक मसल्स को डैमेज करता है, बट यही डैमेजिंग अगर सेरेब्रल रीजन में हो जाए और सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज डेवलप कर जाए तो वहीं पर डिसेबिलिटी डेवलप करेगा, अपंगता डेवलप करेगा, यानी पैरालिसिस डेवलप करेगा. इन कम्युनिटीज
where infection is a lesser problem than formerly congenital heart disease. कम्युनिटी में ड्यू टू इन्फेक्शन बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बट पहले का फॉर्मली या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हुआ है, नाउ अकाउंट फॉर ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेथ इन इन्फेंसी एंड इज बिगिनिंग टू ओवरटेक रूमेटिक फीवर एज ए कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हायर प्रोपोर्शन में देखा गया है इन्फेंसी एज में, चाइल्डहुड में जो रूमेटिक फीवर हुआ एज ए और जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हुआ इन द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, बाल्यकाल में। पेशेंट प्रेजेंट नॉट ओनली विथ ऑर्थोपनिया, मरीज सिर्फ इतना ही नहीं बताता है, ऑर्थोपनिया मीन्स ब्रीथलेसनेस और डिस्निया। ऑर्थोपनिया का मीनिंग क्या हुआ? ब्रीथलेसनेस और डिस्निया, शोलन एंकिल, एंकिल में सूजन एंड कार्डियक पेन, पेन इन द कार्डियक रीजन, which are the cardinal principle of heart disease. If there is swelling in the ankle region and associated with cardiac pain, which are cardinal symptoms of heart disease, जो मुख्य लक्षण है हार्ट डिजीज होने का, but also with major disabilities due to embolism from thrombus formed within the heart. और थ्रोम्बस ब्लड का क्लोट हो जाना हार्ट रीजन में डेवलप करता है, so that the heart disease may not immediately be recognized. अतः अविलंब हार्ट डिजीज नहीं डायग्नोसिस किया जा सकता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज दस: प्रोटीन यानी एक्सटिंक्टली वेरिएबल। द डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज दस एक्सटिंक्टली वेरिएबल। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हुआ है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसे हमें अच्छी तरह फॉलो अप करना पड़ेगा, ब्रीफ हिस्ट्री लेना पड़ेगा, देन आफ्टर पता चलेगा कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड है अथवा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर डिजीज का इंट्रोडक्शन जाना, क्या हो सकता है। तो कार्डियोवास्कुलर में पहला है एक्यूट चेस्ट पेन। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में पहला है एक्यूट चेस्ट पेन। तो एक्यूट चेस्ट पेन का क्या क्या कॉज हो सकता है ना? तो कॉज में कार्डियोवास्कुलर डिजीज में एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, दूसरा कोरोनरी इनसफिशियंसी हो सकता है, तीसरा ऑर्टिक एनेरिज्म हो सकता है, चौथा पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पांचवा मायोकार्डाइटिस हो सकता है, छठा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, सातवां कोरोनरी ऑक्लूजन हो सकता है, आठवां कार्डियक कंस्टिट्यूशन हो सकता है, नौवां एरिथ्मियाज हो सकता है, दसवां डिसेक्टिंग एनेरिज्म वगैरह वगैरह हो सकता है। तो ये एक्यूट चेस्ट पेन जो है ये वेग पेन है। हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि व्हाट आर दी एटियोलॉजी ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन। नेक्स्ट पल्मोनरी डिजीज हुआ है, उसमें भी एक्यूट चेस्ट पेन होगा। अब पल्मोनरी डिजीज में कौन सा है? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स,
प्लूरिसी, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, पल्मोनरी एक्सिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, है ना। अब देखो गौर करने की बात है कि चेस्ट पेन रोगी का कॉम्प्लेन है, पेशेंट जो कॉम्प्लेन कर रहा है, कॉम्प्लेन दे रहा है, शिकायत दे रहा है, वो चेस्ट पेन बोल रहा है। अब गौर कीजिए, ये हार्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, ये लंग से भी रिलेटेड हो सकता है, तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज भी हो सकता है, यानी आंत से संबंधित भी रोग हो सकता है, जैसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, कार्डियोस्पाज्म है, पाइलोरोस्पाज्म है, एस्प्लीनिक फ्लेक्सर सिंड्रोम है ना। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिजीज हुआ है, उसमें हियाटस हर्निया है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म है। तो अभी देखिए लंग्स की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, और पाचन तंत्र के संबंधित रोगों की वजह से हो सकता है ना। डायफार्मेटिक लीजन, डायफार्मेटिक हर्निया हो सकता है, डायफ्रैगमेटिक प्लूरिसी हो सकता है, ब्रेस्ट डिजीज भी हो सकता है, ब्रेस्ट डिजीज में सिस्टिक डिजीज हो सकता है, मेमोरी डक्ट इक्टेसिया हो सकता है, फैट नेक्रोसिस हो सकता है, और न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मायोसाइटिस हो सकता है, फाइब्रोसाइटिस हो सकता है, ट्यूमर ऑफ द चेस्ट वॉल हो सकता है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर हो सकता है, बर्साइटिस हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, इंजुरी टू पैक्टोरली स्पाइनल टेंडन हो सकता है, इंटरकॉस्टल न्यूराइटिस हो सकता है ना। स्पाइनल डिजीज की वजह से भी एक्यूट चेस्ट पेन हो सकता है, जैसे स्पाइनल मेटास्टेसिस, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, मेडिस्टेशनल कारण भी हो सकता है, मेडिस्टेशनल इम्फाइजेमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, अदर भी कारण है, साइकिक डिस्टर्बेंसेज भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर डिस्टर्बेंस, इपिलिप्सी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव कैरोटिड साइनस वगैरह वगैरह हो सकता है। तो एक्यूट चेस्ट पेन में रिलेटेड हार्ट भी है, लंग्स भी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी है, डायफ्रैगमेटिक लीजन भी है, ब्रेस्ट डिजीज भी है, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी है, स्पाइनल डिजीजेज भी है, मेडिस्टेशनल भी है ना, साइकिक डिस्टर्बेंस है, इपिलेप्सी है, हाइपरटेंसिव कार्डिक साइनस है। ये पेशेंट आके कंप्लेन कर रहा है हमारे सामने कि सर मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज द व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ द लाइक दिस एक्यूट चेस्ट पेन। यही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है ना, यही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम लोग बाइफर्केट करके एक एक्यूरेट डायग्नोसिस पर आते है ना, और एक्यूरेट डायग्नोसिस के आधार पर ही हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट स्टैंड करता है। जब तक एक्यूरेट डायग्नोसिस हम नहीं कर पाएंगे, एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज नहीं फॉलो कर पाएंगे, तब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मटेरिया मेडिका में रिपर्टरी के दायरे में सिलेक्शन ऑफ सिंगल रिमेडी है ना, बहुत सारे दवा आ रहे हैं इस रोगी के लिए सरसरी निगाह में, बट वी हैव टू सेलेक्ट ए सिंगल रिमेडी। उसी तरह एक्यूट चेस्ट पेन का देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, अब उसमें रूल आउट करना कि व्हाट आर दी कॉजेटिव फैक्ट, what is the etiology of the disease, then after
हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो मोड ऑफ ट्रीटमेंट स्थापित होगा, रोगी का हम ट्रीटमेंट करेंगे और रोग से रोगी को अच्छे की तरफ ले जाने का हमारा प्रयास होगा। नेक्स्ट डे हमारा होगा एंजाइना पेक्टोरिस, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज चैप्टर में ही आता है। ओके।